चलो आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाने थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आया था क्या है? जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं, दिखाते हैं। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो काल्पनिक लाइंस होती हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी होती हैं केवल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू करती हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या करती हैं, इंटर कर जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। अगर काटती तो कटान बिंदु पर क्या होता, इंटरसेक्ट पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल डायरेक्शन मिलती, जो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग अच्छे से जाने। आज हम लोग थोड़ा, ये तो कन्फर्म ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक चार्ज पर, प्रत्येक पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। क्लियर है? आज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं मैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, कैसा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये देखिए मैंने रेखाएं खींच रखी हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हो ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? ध्यान से देखते रहें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान से देखते रहें। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक पार्टिकल पर, किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या लगता है हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं, F बराबर Q इंटू ई। कहाँ से पढ़े थे? ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E बराबर F अपॉन Q पढ़ा है, या आप Q नॉट लिखते होंगे, जो भी लिखें। ये भी तो चार्ज ही है और ये भी चार्ज है। तो प्रत्येक पार्टिकल पर इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सही बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है? इतना फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पर। क्लियर बात है? ठीक। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। डाइपोल के पास कितने चार्ज होते हैं? दो चार्ज होते हैं डाइपोल के पास, एक तो ये, एक ये। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इनके बीच की हम डिस्टेंस कितनी लेते हैं? मैंने क्या किया, एक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है आपको समझ में आ रही है? ये है, ऊपर की ओर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल ऐसे करके ये देखिए रख दिया। दिख रहा है आपको? थोड़ा तिरछा बना, मैं सीधा बनाता हूँ। ये मैंने एक डाइपोल रख दिया, ठीक है, ये डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल रख दिया तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक माइनस चार्ज होगा, यहाँ एक, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2L। क्लियर है? मैंने मान लिया ये डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर? मैंने मान लिया ये जो एंगल है, ये डाइपोल जिस एंगल पे रखा गया है वो एंगल थीटा है। कितना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जब मैंने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, प्रत्येक चार्ज पर एक फोर्स लगता है। तो डाइपोल के इस चार्ज पे भी फोर्स लगा हुआ कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स लगा हुआ वो हमारी समझ में आ रहा है कि वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगा होगा। ये लगा होगा फोर्स, और ये फोर्स कितना लगा हुआ, F बराबर Q, और इतना ही फोर्स इस पे भी तो लगा होगा भाई। नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इतना ही फोर्स ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर लगा। F बराबर माइनस QE, माइनस QE। समझ में आ रहा कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, F बराबर QE।
जैसे ही मैंने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगा। अब अगर पॉजिटिव पर डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस पर उसका जस्ट उल्टा लगेगा, क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही फोर्स की दिशा होगी। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? समझ में आ रही बात? जरा ध्यान दीजिए, इधर समझना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में बल लगता है। ये एक डाइपोल रखा था, देख रहे हैं आप लोग? ये डाइपोल रखा था, ये डाइपोल रखा है, वो देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। इस डाइपोल पर एक बल किधर लग रहा है? ऐसे लग रहा है, देखिए। और एक बल किधर लग रहा है? एक बल ऐसे ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे। तो क्या ये डाइपोल को घुमाना नहीं चाहेंगे? दोनों फोर्स मिल जाएंगे। देखिए, एक मुझे पेन दो। एक फोर्स ये लग रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है, ये देखिए खींच रहा है, ये डाइपोल रखा है। एक फोर्स, ध्यान दीजिए, एक फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, ये डाइपोल रखा है, एक नीचे खींच रहा है। तो ये डाइपोल क्या करेगा? ये ऊपर ले जाएगा, ये नीचे लाएगा, ऐसे घूमेगा डाइपोल। डाइपोल क्या करेगा? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो घूमने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि उस पर एक चार्ज पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है। ये डाइपोल है, इस पर एक चार्ज, एक फोर्स ऐसे लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है। तो ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, ये वाला ऐसे खींचेगा, तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। मतलब ये जो दोनों फोर्स हैं वो फोर्स मिल गई हैं। मिल गई कि नहीं मिल गई? भले ही इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी। देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? ये एक डायरेक्शन ऊपर एक नीचे। डाइपोल को ऐसे ये ऊपर करेगा, ये नीचे करेगा, डाइपोल घूमेगा। मतलब दोनों फोर्स मिल गए हैं, एक कपल बन गए हैं दोनों फोर्स। ये देखिए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों की जो क्रिया रेखा है वो सेम हो गई है, वर्क दोनों का सेम डायरेक्शन में हो गया। समझ में आ रही बात? देखिए भाई, एक ही दिशा में दोनों वर्क करने लगे, भले ही इनकी दिशा में अपोजिट लग रही है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये ऊपर लगाएगा तो ये नीचे लगाएगा, फिर से क्या करेगा? डाइपोल घूमेगा। मतलब दोनों बलों ने मिलकर बल युग्म बना लिया। क्या बना लिया? जोड़ा बना लिया बल का। अब ऐसी स्थिति में हमसे पूछ सकता है कि इस डाइपोल का बल आघूर्ण क्या था? क्या बल आघूर्ण क्या था? टॉर्क, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क, क्या था? टॉर्क के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पता नहीं कहाँ पढ़े हैं, लेकिन टॉर्क के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमसे ये बोल सकता है कि डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा। ये दोनों बल मिल गए हैं ना, तो वो बोला कि कितना बल आघूर्ण लगेगा इस डाइपोल पर, वो बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी? एक समान, हेडिंग डाल लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक या सूत्र हम लोग वही निकालने जा रहे हैं। कुछ समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्लियर हो रहे हैं? मतलब टॉर्क on a dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field,
कहाँ रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ गए? हम लोग बल आघूर्ण का व्यंजक निकालने जा रहे हैं, किस पे लगने वाले? डाइपोल पर। और डाइपोल बल आघूर्ण क्यों लगता है समझ में आ रहा है? क्योंकि एक फोर्स अप एक फोर्स डाउन, दोनों मिलके क्या करते हैं? इसे घुमाने का काम करते हैं। मिलके क्या करते हैं? घुमाने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लोग बल आघूर्ण का व्यंजक निकालने जा रहे हैं, टॉर्क, जो इस डाइपोल पर लग रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, जो डाइपोल का फॉर्मूला होता जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, हम लोग टॉर्क को किससे शो करते हैं? टाउ से। किससे शो करते हैं? टाउ से। तो हम यहां पर लिखेंगे यदि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ हो, क्या हो? टाउ हो, तो इसे टाउ से शो करते हैं। तो टाउ बराबर अपना होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू आर, बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहां से अब देखो दोनों फोर्स सेम है, तो दोनों फोर्स सेम है, दोनों बलों में से कोई भी हम एक बल यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर साफ लिखेंगे दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा उनके बीच की क्या होती है? लंबवत दूरी। क्या? लंबवत दूरी। चलिए टाउ बराबर ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, F इंटू आर, ठीक है? F क्रॉस आर। समझ में आ रहा है? दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। समझ में आ रही है बात? ठीक। चलिए इधर देखिए ध्यान से, दोनों बलों में से कोई एक बल, अच्छा दोनों बलों में से कोई एक बल मैंने यूज कर लिया, क्या? Q गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। अच्छा आइए, उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो देखिए, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यही आ रही है। देखिए ये आ रही है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक फोर्स ये लग रहा है अप, एक फोर्स ये लग रहा है डाउन, ये तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही हुई ना? समझ में आ रही? 90 डिग्री पर। क्लियर हो रहे हैं? ठीक। तो इधर देखिए ध्यान से देखिए इस चित्र को देखिए, उनके बीच की एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इनके बीच की जो 90 डिग्री वाली डिस्टेंस है वो कौन है? यही तो है ना, जो इन दोनों को मिलाने पर हमें मिलेगी। समझ में आ रही? लंबवत दूरी। अगर इसको डाइपोल का नाम हम ए और बी और इसे हम मान लें सी, कोई दिक्कत? तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में जो लंबवत दूरी है वो कौन है? AC। कौन है? समझ में आ रही बात? AC। तो उनके बीच की लंबवत दूरी जरा ध्यान से देखिए क्या बनी? A। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलिए अगर ये एंगल थीटा है तो फिर इसे हम क्या मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं। इस एंगल को हम थीटा माने तो जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज, ध्यान से, त्रिभुज ABC में AC निकालने जा रहे हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी है AC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब क्या हो गया? AC अपॉन हाइपोटेनियस। जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है भाई हाइपोटेनियस होती है, मतलब कर्ण होती है। तो कर्ण तुम्हें दिख रहा है कौन है? AB दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां से जब हम देखेंगे तो AC बराबर निकालेंगे तो ये AB साइन थीटा हो गया, AB इधर आ गया। तो AC बराबर अगर हम देखें तो AB हमें पहले से पता है कितनी है? 12। AB कितनी है? डाइपोल के बीच की लेंथ। AB क्या है? डाइपोल है, और डाइपोल के बीच की दूरी क्या होती है? 12। और साइन
समझ में आ रही बात। तो हमने दोनों के बीच की दूरी प्राप्त कर रखी है 2l sin थीटा। तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं, तो ये देखिए टाउ बराबर अपना क्या निकल के आया, QE इंटू AC की जगह क्या रख दिया 2l sin थीटा। अच्छा, टाउ बराबर मैंने एक काम किया, E ऐसा ही रहने दिया और Q इंटू 2l और इसको लिख दिया sin थीटा। कोई दिक्कत, आगे पीछे लिख दिया भाई, सिंपल सा लॉजिक है। 2 गुणा 3 कितना होता है, 3 गुणा 2 भी कितना आएगा, चाहे आगे लिखूं चाहे पीछे, आंसर तो सेम ही आना है। तो ये चूंकि हम पहले से पढ़ रखे हैं Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, तो यहां से समझ में आ रहा है टाउ बराबर Q इंटू 2l की जगह P रख दिया और इंटू क्या E चलना है वैसा ही, और इंटू साइन, ये क्या निकल आया बल आघूर्ण का व्यंजक। ये इस डाइपोल पर लगने वाला क्या निकल आया, टॉर्क निकल आया टाउ बराबर P साइन थीटा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ये हमारा निकला है PE साइन थीटा, टाउ बराबर, क्लियर हुआ। अब ये थीटा क्या है, थीटा P और E के बीच का एंगल है। थीटा किस किस के बीच का एंगल, P और E, डाइपोल मोमेंटम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। अच्छा चलिए, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं A क्रॉस B बराबर क्या होता था, AB साइन, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो P साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर P क्रॉस E। ये तुम्हारी हो गई वेक्टर फॉर्म, किसकी, टॉर्क की, किसकी हो गई, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म, मतलब बल आघूर्ण का ये सदिश स्वरूप हो गया। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं A क्रॉस B, दो वेक्टर का जो सदिश गुणन होता है वो क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। अब दो सदिशों के गुणन से हमें सदिश राशि ही प्राप्त होगी, उसकी, और उस सदिश में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग एन कैप से शो करते हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ पर चाहे तो एन कप लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग वो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कैसे डायरेक्शन फाइंड की जाती है, ठीक। तो टाउ बराबर हो गया P क्रॉस E। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का क्या आ गया, वो ये टॉर्क का क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया, सूत्र आ गया टाउ बराबर P साइन थीटा। मतलब जब किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, टाउ बराबर P साइन थीटा। यहाँ से कुछ स्पेशल बात बताऊं मैं, तो इधर देखिए स्पेशल क्या है। पहला, अगर मान लो हम थीटा बराबर 90 कर दें, यहाँ से दिख रहा है टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, टाउ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा में डाइपोल को लंबवत रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रख दूं, लंबवत रख दूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ऐसे में रख दूं लंबवत, थीटा बराबर 90 करूंगा, टाउ डिपेंड कर रहा है थीटा पर, और थीटा का मान हमने मैक्सिमम कर दिया 90। साइन में सबसे बड़ी वैल्यू 90 की होती है, कितनी होती है 1। तो इसका मतलब टाउ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा अधिकतम। जब द्विध्रुव 90 डिग्री पर रखा होगा तब उस पर सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा। समझ में आ रही बात। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 90। थीटा हमने मान लिया, अभी थीटा कोण पर रखा था ना, हमने मान लिया कि हमने 90 डिग्री पर रख दिया, कोई दिक्कत, मान लिया ऐसा। तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा PE। ये अधिकतम बल आघूर्ण है, और अधिकतम बल आघूर्ण द्विध्रुव पर कब लगता है, जब उसे 90 डिग्री पर रखते हैं। अगर हम मान लीजिए सेकंड कंडीशन, अगर हम इफ थीटा बराबर 0 कर दें, मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैंने ऐसे ही रख दिया डाइपोल, तो एंगल थीटा 0 हो गया। तो यहां से सीधा पता चल रहा है टाउ बराबर PE साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो टाउ बराबर भी क्या हो गया, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि टाउ किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे टाउ की वैल्यू चेंज होगी, और 90 डिग्री पर टाउ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर हम अभी 180 डिग्री कर दें,
180 का मतलब डाइपोल को ऐसे रख दें, डायरेक्शन ऊपर है लेकिन डाइपोल को मैंने ऐसे कर दिया अपोजिट, तो 180 जब यहाँ पर रखेंगे तो साइन 180 का मान निकालेंगे हम लोग, उसके बाद हमें पता चलेगा टाउ की वैल्यू। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहे हैं? तो ये है बल आघूर्ण का व्यंजक। समझ में आया? देखिए फिर से ये डाइपोल रखा था, डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर एक बल ऊपर की ओर लगा और नेगेटिव पर नीचे की ओर लगा, तो जब ये लगा तो क्या करेगा, ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये डाइपोल है, एक बल ऐसे ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, ये देखिए घूम रहा है कि नहीं, देखिए, और ये नीचे लग रहा है, घूमेगा तो घूमने लगेगा। तो उसी हमें यही पूछा गया था कि जब दोनों बल मिल जाते हैं तो बल आघूर्ण बनाते हैं, उस बल आघूर्ण उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, या किसी भी डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पी साइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, इससे जुड़ी बातों को।